हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो किसके ऊपर है। आज से हम जो ईवीएस की क्लास करा करेंगे, आपकी एनवायरमेंटल स्टडी की, प्लस आपकी जो साइंस की क्लास मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलेंगे, प्लस थ्योरी भी आपके कराऊंगा साथ साथ में। तो जो ये किसके रिगार्डिंग है, ये आप मान सकते हैं कि जो HSC सिटी मेंस में 56-57 में जो क्वेश्चन आएंगे आपके ईवीएस के, और ठीक है ना, ईवीएस हो गया आपका, रोड सेफ्टी हो गया, और आपके जो हो गया इंश्योरेंस हो गया, और एक हो गया आपका क्या पूछते हैं उसमें, इंश्योरेंस, रोड सेफ्टी, एक रूरल मार्केटिंग। तो मैं आज से आपकी कम से कम 1 घंटा रोज़ाना डेली क्लास ले करूँगा, और आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस थ्योरी भी कराऊँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन बताऊँगा जो पूछे जाते हैं बार बार और जो आने के चांस रहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको कराऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो 56-57 वाले आप निश्चित रहे। और जो यहाँ पर आपके एक जो आपके रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, वो है आपकी साइंस की जो मैं क्लास लूँगा आपको, वो ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना। ग्रुप डी की जो 15 नंबर की आएगी साइंस, तो आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको जो PDF मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल आप हमारे ज़रा ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी योर टाइम वेस्टिंग। चलो करते हैं कि सबसे जो मेन चैप्टर क्या है वो है हमारा, सबसे पहला है जो एनवायरमेंट स्टडी में पूछा जाता है, या इकोलॉजी में कह लो आप, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप क्या होता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है। तो पर्यावरण की हम मोटा मोटी यहाँ पर आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है बस सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और ज़्यादा डीप भी नहीं चलेंगे क्योंकि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि पर्यावरण अधिनियम 1986, ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, ठीक है ना। इसको और हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि किसी भी जीव के, मतलब कि कोई भी जीव हो चाहे जंतु हो, ठीक है ना, या पेड़ पौधे हों, उनके चारों तरफ जो मतलब कि फिजिकल और जो लिविंग थिंग दशाएं हैं उनके साथ जो इंटर रिलेटेड जो आपकी क्रियाएं कोई भी कुछ भी हो तो वो पर्यावरण में आती है। कैसे, आगे पढ़ेंगे। देखो कि यहाँ से पढ़ेंगे कि पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। तो पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक पर्यावरण। कौन कौन से, स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडल पर्यावरण और जलमंडलीय। जल आप जल से डिनोट करेंगे कि जल से क्या होगा, जो वाटर रिलेटेड, जो वाटर के वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग है, और जो स्थलमंडल जो आपके भूमि के पर है उस स्थलमंडल पर्यावरण होते हैं। तो आपको याद होगा पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो जैविक, या ये तो हम अजैविक कह लो या फिर जैविक कह लो, 2 होते हैं। जैविक में तो होंगे आपके जो भी जीव, मतलब कि एक तो भी वनस्पतिक पर्यावरण, ठीक है ना। सुन जो, 1 सेकंड रुको, बस थोड़ा सा ये होता है कि
देखो अजैविक में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्थलमंडलीय को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर और जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर। तो ये तो आपके अजैविक में। और जैविक में कौन सा होता है, यानी कि जिसमें आपके पेड़ पौधे हो गए, फ्लोरा एनवायरनमेंट, और फाउंडा में क्या होंगे आपके जंतु से पर्यावरण रिलेटेड। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, फ्लोरा आपके पेड़ पौधों से रिलेटेड है और फाउना आपके जीव जंतु मतलब कि जंतु से, एनिमल से रिगार्डिंग है, ठीक है ना। हो गया आपके। अब आगे चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है बायोम। डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज बायोम। तो ये बायोम हम 3 आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। आप अभी बस यहाँ पर नोट करें कि बायोम भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो टुंड्रा बायोम, एक होता उष्णकटिबंधीय बायोम, एक होता शीतोष्ण। टुंड्रा जहाँ से ठंड वगैरह से रिगार्डिंग है, उष्णकटिबंधीय जहाँ पर गर्मी, ठीक है ना, यहाँ पर। और शीतोष्ण यहाँ पर गर्मी प्लस ठंड दोनों, मतलब कि मीडियम बायोम, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं पर्यावरण के संगठक। मैंने आपको बता दिया जैविक, अजैविक तथा एक ऊर्जा संगठक। तो संगठक कितने हो गए, 3। भौतिक या अजैविक संगठक में कौन कौन से आ गए, वायु, जल एवं उनके उप संगठक को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। तो जैविक संगठक के अंतर्गत 3 आते हैं, जिसमें पादप आ गया, पेड़ पौधे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, डिकम्पोजर जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा संगठक में क्या आ गया, ये तीसरा पार्ट है किसका, आपके पर्यावरण के संगठक पढ़ रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो तीसरा क्या था हमारा, ऊर्जा का संगठक। ऊर्जा संगठक में क्या आ गया आपके कि जो मतलब कि सूर्य की ऊर्जा हो गई या भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये इससे आते हैं, थर्मल पावर इसको बोलते हैं। पानी से रिलेटेड हो गई, जो वायु से रिलेटेड हो गई, तो उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। और एक होता है सौर ऊर्जा। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र क्या क्या हैं, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अब देखो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, जो से आपको याद करना है इस पर आप टिक लगा ले, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम से संबंध कौन सा, ये वाला पॉइंट कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण वन मंत्रालय, यानी पहला पॉइंट, को सर्जन 17 सितंबर 1985 में किया गया। परंतु अधिनियम कब बना, एक्ट जब बना 1986 में। तो आपको ये वाला पॉइंट नोट जरूर करना है। फिर इंदिरा गांधी ने दोबारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब था, 1972 में, जो विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 में, याद रखेंगे। और ये पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986 में। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है वन्यजीव में और पर्यावरण संरक्षण में। पर्यावरण का संरक्षण है यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो 1986, और जो जिसमें वन्यजीव भी आ जाएंगे तो 1972 में, ठीक है ना। फिर गंगा, ये पूछा गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ, या गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं, तो 1985 में। याद हो गया आपको, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे इनके ईयर, ये कंपलसरी है। फिर पूछेगा राष्ट्रीय हरित उद्यान अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया, ठीक है ना। और प्रथम 4, ठीक है ना, यहाँ पूछ रहा प्रथम चौथी पंचयोजना के दौरान पर्यावरण के विकास के साथ जोड़ा गया। इसको हम याद नहीं करेंगे, परंतु याद रखेंगे कि मोटा मोटा कि पर्यावरण को विकास, जो एनवायरमेंट डेवलपमेंट कब जोड़ा गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था, ठीक है ना। आपके इम्पोर्टेंट याद हो गए। चलो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। मानव पर्यावरण की बदलती से छोड़ देंगे, अब इधर आ जाओ। देखो परीक्षा की दृष्टि से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब कुछ बार भी नहीं जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडी से, ठीक है ना। परीक्षा दृष्टि में क्या पूछा गया है कि पर्यावरण के, मैंने आपको बताया था कि कितने संगठक होते हैं, 3, जैविक, अजैविक तथा एक ऊर्जा का संगठक। तो पॉइंट 1 याद हो गया। फिर दूसरा, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की भूमिका, मतलब कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमि किस प्रकार की है,
तो एक रिसीवर भी है और कंट्रीब्यूटर भी है, याद हो गया। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो इंडस्ट्रियल जो यानी कि प्रो औद्योगिक मानव, क्योंकि इसने जब औद्योगिक का वो जब चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके रिगार्डिंग, तो ये पर्यावरण का मतलब कि नाश हुआ। जैसे कि पेड़ पौधे की कटाई करी तो वहाँ पर जीव जंतु का रहन सहन सब बर्बाद हो गया। और ये पर्यावरण में क्या कर दिया उसने, बहुत फैक्ट्री वगैरह लगा दी जिससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो उसके रिगार्डिंग है कि किस मानव को विध्वंसक, पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। ये अपने ऊपर पड़ा होता, अगर हम थ्योरी में पढ़ते तो बता देता, मैं आपको दिखा दूंगा, पर फिर भी हम ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर है पॉइंट नंबर 4 कि कौन सी विधि मानव के सामूहिक जीवन प्रदान किया। मानव को सामूहिक जीवन मतलब कि जब एकत्रित होला किस विधि से प्राप्त होता, पशुपालन। जब मानव ने पशु पालने स्टार्ट किए तो उसके ही वो एकजुट होकर रहने लगा। तो सामूहिक प्रजनन किसने प्रदान किया? पशुपालन ने। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। ये क्वेश्चन आया था HSC CT में आया था ये क्वेश्चन कि झूम की खेती कहाँ की जाती है, तो आपको बताना था उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में की जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में तथा भारत में आज भी झूम का स्थानांतरण कहाँ प्रचलित है, आगे ना। तो ये रहा देखो ऑप्शन, विश्व में तो कहाँ किया जाता है? दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में, परंतु भारत में कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्व भारत में या पूर्व उत्तर भारत में। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या पूछेगा कि सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में हुआ। तो ये आप याद रखना, किसी विकास, ये छोड़ देंगे। क्योंकि मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा तक किसने प्रदान की, ये भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता कितनी होती है, छोड़ देंगे। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये आपको याद रखना, औद्योगिक क्रांति कहाँ प्राप्त हुई? इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब यह मेघ बीजन मतलब कि जो आर्टिफिशियल जो आपकी क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, तो किस यौगिक का प्रयोग किया था आर्टिफिशियल में? तो ठोस CO2 और आयोडीन का यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक आता भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो वो ब्रुकलिन USA में हुआ। क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा मुख्य विध्वंसक कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड। पहले पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना। अब पूछेगा क्वेश्चन, ओजोन स्तर के अपसरण का पता सर्वप्रथम किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन के मतलब कि जो छेद के बारे में किसने बताया कि ओजोन का डिप्रेशन हो रहा है, तो किसने बताया? वो जोसेफ फोरमैन, इंग्लैंड का था, 1985 में, ठीक है ना। किसने अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलित के विघटन का विजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेदरिंग, अपक्षय। जब सैल टूट जाती है ना मिट्टी में, सैलो कभी टूट कर वो मिट्टी में अपक्षय हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? एक जियोलॉजिकल प्रक्रिया है, आपको बस याद रखना है। पूछ लेगा अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय के सारे सब बचे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि व भूसंकलन का प्रमुख कारण क्या है। आपको पता है कि वहाँ पर पहाड़ों की तरफ वो सड़कें बनाता है, कटाव करता है पेड़ों का, तो उसके कारण ही तो हिमालय में ये जब मट्टी कहते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में पहाड़ बादल फट गया, या फिर कहते हैं बहुत सारी आपदाएं जो होती हैं, भूकंप वगैरह या फिर मिट्टी का खिंचाव, ठीक है ना। तो वो किसके जैसा है? वो मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित की दशा की विशुद्धता और ढाल का विनाश करना, ठीक है ना। तो आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट करके कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, थोड़े हो रहा है, देखो यहाँ पर परीक्षा रिलेटेड ही हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराएंगे कि दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की नरक किस नदी को कहता है? टेनेसी नदी,
जैसे कि बिहार की कोसी नदी को कहते हैं ना, तो वहाँ पर टेंसी नदी को कहते हैं। दामोदर परियोजना कहाँ है? टेंसी घाटी पर ही है। कहाँ है दामोदर? ठीक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट करके। पूछेगा विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियाँ, तो एक गंगा नदी है और एक येलो नदी है चीन की। भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन है? गंगा नदी। मिस्र की किसकी देन है? नील नदी। पश्चिम बंगाल का शौक दामोदर नदी को। ठीक है ना, ये आ गया ना कि दामोदर नदी परियोजना कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में। और किस इस पर कौन सी परियोजना है? टेंसी घाटी परियोजना से मतलब कि नकल है एक किस्म की, टेंसी घाटी की जो दामोदर नदी वाली परियोजना है। बिहार का शौक कौन सा है? कोसी नदी को। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया है मानव के स्वरूप, मतलब कि जैसे जैसे उसना इसका डेवलपमेंट हुआ, टाइम बीता, तो मतलब कि किस किस प्रकार के मानव पर्यावरण का मतलब कि वो वहाँ पर बता रखा है। तो सबसे पहले आया मानव कौन सा है? आखेट एवं भोजन का संग्राहक। उसको नाम दिया गया है भौतिक मनुष्य या जीवीय मनुष्य। ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट है पशुपालन एवं पशुचारण का काल में सामाजिक मनुष्य कहते हैं। इसको बोलते हैं मॉडिफायर, उसको मॉडिफायर भी कहते हैं। जब उसने पौधे पालन किया या कृषि का करने लगा तो उसको आर्थिक मनुष्य कहने लगे, और वो उसने इसे बोलते हैं परिवर्तन करता। फिर जो लास्ट वाला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण, जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी मानव, इसी को बोलते हैं विध्वंस करता। ये आपने ऑप्शन पढ़ा है ऊपर। ठीक है ना, चलते हैं आगे। पर्यावरण मानव के जो है ना हानिकारी है, छोड़ देंगे इसको। आगे चलेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आर्टिफिशियल बारिश की जाती है उसमें क्या क्या यूज होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन। तो ऐतिशील तिल बूंदों का घनाभावन। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। चलो अब आगे चलते हैं। एक ही पॉइंट आ गया है कि जो मैंने आपको बताया था कि सागर तटीय स्थित शहरों में पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल के विदोन के कारण सतह के नीचे निर्मित कोटरों के सागरों का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है, जिस कारण भूमिगत जल दूषित हो जाता है। उसको ब्रुकलिन शहर में, ठीक है ना। और ये जल के निकासन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ही क्या बोलते हैं? आपका विदोहन। ठीक है ना, विदोहन के कारण। यहाँ पर पढ़ेंगे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव, पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, कि हम मनुष्य प्रभाव पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालता है। उसे देखो, प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट प्रभाव बताने हैं और डायरेक्ट बताने हैं। तो डायरेक्ट में क्या होगा आपका कि एक तो भूमि उपयोग में परिवर्तन या निर्माण व उत्खनन कार्य, मौसम का रूपांतरण का कार्य में नाभिकीय कार्यक्रम करते नहीं, नाभिकीय परीक्षण करते हैं वगैरह, तो ये डायरेक्ट प्रभाव है। अब इनडायरेक्ट कौन कौन से है? जैसे हम कृषि के उपयोगों का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट जो कारखानों के द्वारा अपशिष्ट होता है, बाहरी धातुओं का विमोचन होता है, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए हम पर्यावरण को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चिंता न माने, आपको PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ पे आप जाके इसको देख लेना। ठीक है, वीडियो के एंड के बाद में आपको जरूर कर दूंगा। अब वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में। ठीक है ना। यदि आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा सकता था, परंतु मैं आपको थोड़ा मोटा थ्योरी भी बता रहा हूँ, साथ में फिर आपके क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। चलो अब आगे करते हैं। ये तो मैंने बता दिए हैं, और आप टाइम निकाल के इसको पूरा पढ़ लेना जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक है विमोचन
देखो कि जब हम कीटनाशकों या रासायनिक दवाओं या रासायनिक उर्वरकों यानी कि खाद वगैरह का प्रयोग से जहरीले तत्वों को इन्वायरमेंट में मतलब रिलीज कर देते हैं, जिससे फूड वेब और फूड चेन दोनों प्रभावित होती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। देखो फूड चेन तो एक सिंगल सीरीज में, और फूड वेब होती है फूड चैनों का दोनों का कॉम्बाइन, मतलब कि जैसे मैस होता है ना, मैस, वो उसकी बोलते हैं फूड वेब, ठीक है ना। किसके कारण करते हैं हम इसको, DDT जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोडाइथाइन, ठीक है ना। तो वो बहुत जहरीला पदार्थ है DDT, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, देखते हैं इस तरह के नीरो वगैरह। अब ये आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से करेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी। तो 3 दिसंबर आपको याद रखना है, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के MP में पड़ता है भोपाल, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ठीक है ना। अब चैनल मिल कहाँ हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हुई थी, 2 साल बाद 26 अप्रैल को, ठीक है ना। अब ब्रीमाइल आइलैंड दुर्घटना, ये भी एक इम्पोर्टेंट घटना है, परंतु ये पूछी नहीं जाती, फिर भी आप याद कर लेना कि यह USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 को पेनिसिल्वेनिया के 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। आपकी इम्पोर्टेंट कौन सी है, इम्पोर्टेंट आपकी एक तो ये है, एक ये है, ठीक है ना। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, थाईलैंड वाले, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में ही रखेंगे इसको। देखो क्वेश्चन यहाँ से फंसा था, ठीक है ना। HSC सुन जाओ, HSC CET प्री में 2025 में क्या पूछा गया बताऊंगा अभी आपको। आप जस्ट देखिए कि पहले ये पढ़ लिया आप, फिर आपको बताऊंगा कि औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मौलिक मात्रा कितनी थी। पहले मतलब कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था या औद्योगिकरण नहीं था, तो CO2 की मात्रा थी 0.02%, ठीक है ना, इतनी थी। परंतु जब से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कितनी, 0.0379, इतनी बढ़ गई। कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी आपको बताना है, तो आप कहेंगे, ठीक है ना, इतनी बढ़ गई। पॉइंट लगभग ये बना रहा हूँ, 0.1 ऐसे इसमें घटा लेंगे ना इसमें से, तो ये बच जाएगी। तो ये आप 3.79 पिको पर मीटर तक हो गया है, जो औद्योगिक क्रांति के पूर्व CO2 के स्तर में 25% वृद्धि का तो धोता था, मतलब कि इतनी बढ़ गई, इतनी 25% वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग में किसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता पूछी थी ना, तो सबने क्या लगाया, CFC लगा दिया था। इसका क्या, CO2 ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू CFC। तो सांद्रता पूछी थी क्वेश्चन में, यदि आप थ्योरी पढ़ते तो आप कर देते, आपने गलती कर दिया हो, ठीक है ना, कोई नहीं। आगे पढ़ते हैं। अब CO2 का उपयोग बता रखा है कि CO2 कहाँ को यूज होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, सुपरसोनिक जेट में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन का ऑक्सीजन O2 में O3 का ऑक्सीजन मतलब हो रहा है ना, जो डिकम्पोज हो रहा है वो। जब आपको पता है O3 होती है ओजोन का फार्मूला, ये डिकम्पोज होती है O2 में, तो किसके कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, लिखा है ना। तो इसको ही डिप्लीशन बोलते हैं, ओजोन का डिप्लीशन। अब आगे चलेंगे।
अब ये पता है ओजोन आपको हमको पहले बैंगनी किरणों से बचाती है, तो सबको पता होगा, ठीक है ना। कैसे जिससे अगर डिप्रेशन का कारण क्या हो रहा है, चर्म कैंसर हो रहा है, स्किन का कैंसर हो रहा है, मानव शरीर में प्रतिरक्षण की क्षमता में ह्रास हो गया है, मतलब लड़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है, प्रकाश संश्लेषण में प्रभाव पड़ता है, जल ग्रहण की क्षमता में प्रभाव पड़ता है, फसलों के उत्पादन में ह्रास होता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे आगे। ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है एनवायरनमेंट पे, तो आप बता देंगे 0.03, 0.03, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह, ये कि व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत, निरंतर या स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किसने किया? IUCN ने किया, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्च, ठीक है ना। इसने अपनी रिपोर्ट 1937 में क्या कहा कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अवर कॉमन फ्यूचर नाम इस परिभाषा के कार्य को प्रतिकोष संख्या का जिसे UN ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि जिसके अंतर्गत भावित पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, आपको इस ये क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन कैसे। देखो, इधर सोशल है, इधर इकोनॉमिक है, इधर पर्यावरण है, इधर सहनीय है, यहाँ पर इक्विटेबल आ गई, यहाँ पर सस्टेनेबल। इन तीनों का समूह, पर्यावरण का भी, आर्थिक का भी, सोशल का, सामाजिक का भी, और इनके बीच व्यवहार्य और समानता का मूचक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका, आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक क्लियर हो पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। बस अभी आज हम करेंगे थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि भी करेंगे। थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक सेकंड रुको जाओ बस। सेकंड रुको बस। कि क्वेश्चन क्या पूछा, थोड़ी सी पीढ़ी इस साइड हो गए, तो अभी हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आया कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने इजाद किया या प्रतिपाद किया? तो वो थे ब्रेटलैंड, याद रखेंगे आप। फिर पूछेंगे स्थायी निकास के नियमित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया 2002 में। स्थायी विकास को पहली बार किसने प्रयोग? IUCN ने किया, मैंने आपको बता दिया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के संघ के सम्मेलन की प्रदान की गई, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में, तो बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया मैंने आपको। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सौर, पवन और जल ऊर्जा, बता दी मैंने आपको। प्रकृति संसाधन के बारे में ये छोड़ देंगे। नॉन रेन्यूएबल जो एनर्जी है ना, तो उसके स्रोत का विभाग 1982 में, याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोधन नागपुर में है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, छाता विधान, ये छोड़ देंगे। अब भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिनियम की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है 1987 में, ठीक है ना। अब जैसे कि ये पूछा लगा हमसे कि नवीन, ये आपको बता दिया। अब यहाँ आ जाओ कि सतत विकास की अवधारणा के पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्रकृति संसाधनों को भावी पीढ़ियों के, मतलब कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है हमें को, उनके लिए उसका लक्ष्य यही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको, जैसे पेट्रोल हुआ, ठीक है ना, और आपका और क्या हुआ, वाटर हुआ, इसको कंजर्व करके रखें, मतलब कि इसको ख़राब ना करें,
उसको ज़्यादा मिसयूज ना करें, एनवायरनमेंट को भी मतलब कि अच्छा रखें, तो वही है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एजेंडे हुए, जैसे कि 1992 में 21 में जो पहला एजेंडा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन जिसे बोलते हैं, रियो डे जनेरियो जो जोहान्सबर्ग में हुआ, और उसका विषय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में 20 वर्ष होने के पश्चात 2012 ब्राज़ील में किया गया। और इसमें इसकी थीम क्या थी, द फ्यूचर वी वांट। और इसका मतलब इस सम्मेलन में ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, परिस्थितिकी मित्र इको फ्रेंडली के लिए, ठीक है ना, वही है। तो फिर पूछेंगे कि परियोजना का मूल्यांकन कैसा रहा, मतलब कि, तो इसके मतलब कि जैसे कि तीन ही थे, मतलब कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब कि इसमें थोड़ा सा वो करेंगे, छोड़ देंगे इसको, फिर छोड़ देंगे। अब बस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं, बस थोड़ा सा ये रह गया, इसमें पढ़ लेंगे। मतलब कि ये लक्ष्य थे, ठीक है ना, ये मतलब कि उस समय। अब ये इन्हें कब तक कंप्लीट करना था, 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी अंतिम समय क्या है, मतलब कि लक्ष्य को पूरा करने का, तो 2030 तक करने थे। द फ्यूचर वी वांट जो थीम थी उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, ये आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर एक आता है SDG, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत विकास का लक्ष्य का भारत का सूचकांक, ये 2019 के रिगार्डिंग है, छोड़ देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है इम्पोर्टेंट। 2030 तक मतलब कि इनको पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब इसमें 5P का भी यूज किया गया था। 5P का मतलब क्या होता है, 5P का मतलब पीपल, ठीक है ना, पीस, पार्टनरशिप, प्रोस्पेरिटी या प्लानिट, ये था, छोड़ देंगे इसको। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब आते हैं आपके, देखो मैं आपको यहाँ पर भी मेन बताऊंगा, जो आपको याद करने हैं उन पर टिक कराऊंगा, और आप या बस अपने इसमें नोट करते जाना, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों में संचालित होती है, तो सही है। पर्यावरण के तत्वों में प्राथमिक एकता विद्यमान, ये भी सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है, ऐसा गलत, ये गलत है भाई, जैविक संसाधन भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये गलत, ये सही, गलत नहीं है, ये गलत है। जैविक संसाधनों का भी तो है भाई, बायोटिक का भी है, बायोटिक का भी है, तो ये गलत होगा। फिर कुछ लगा, निम्न में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। फूड चैन, एनर्जी का भी होता है, जो एनर्जी का प्रभाव 10% वाला नियम है ना, वो तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। जियो केमिकल, रासायनिक, ये भी होता है। मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती, तो ये तो मानव के इंटरफेयर की वजह से होती है ना, प्राकृतिक नियमों से थोड़ी होता है, क्योंकि मानव ने ही बनाया है इकोलॉजी सिस्टम को, तो मानव से ही तो वो चलेगी, है ना। क्वेश्चन तो आपको याद रखना है। तो फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, सही बात है। कथन दूसरा कह रहा है पर्यावरण शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण तत्वों का निर्माण होता है, तो AR2 दोनों सही है। फिर पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हरे पौधे नहीं, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सही है। तो जैवमंडल में भौतिक है, जैविक दोनों तत्व विद्यमान, ये भी सही होता है। फिर हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अवगत कर सकते हैं। अब हरे पौधे अपने जो मतलब कि पेड़ पे से पत्ती गिरी, क्या वो अपने आप अपघटित कर, मतलब इनको मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं, उनके लिए डिकम्पोजर उसको करते हैं, तो ये आपका असत्य है, अपने आप नहीं गलते हुए कोई भी पेड़ पौधे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे कि वनों के काटने का परिणाम क्या होता है, तो आपको सब पता है कि यदि हम वनों को काटेंगे तो मिट्टी का अक्षरण होगा या अनियंत्रित बाढ़ आएगी। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है, उपयुक्त सभी, प्रदूषण का खतरा, वायुमंडल परिवर्तन, मतलब सभी
अच्छा ये तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि औद्योगिक अधोलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक में क्या आता है, बस्ती आती है भौतिक में, नहीं। खनिज, मिट्टियाँ, भूमि के रूप, ये तो है आपके फिजिकल। बस्तियाँ आपकी ये बायोटिक में आएगी, है बायोटिक में, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे। सतत विकास व स्थायी विकास किस प्रकार के उदाहरण से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपकी नवनियतवादी अवधारणा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिनकी रचना होती है भौतिक, अभौतिक, नहीं भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से, तीनों से मिलकर बनता है। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, ठीक है ना। हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वर्तमान समय में क्षेत्र का नहीं छोड़ देंगे। पर्यावरणीय निश्चितवाद ये प्रतिपादक कौन थे, रेटर, याद रख लेंगे आप इसको, ठीक है ना। पर्यावरण इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है, ये पढ़ लेंगे आप, उपयुक्त सभी हैं इनका। मतलब कि भूमि, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं का प्राकृतिक दुनिया जो इनके और अस्तित्व में सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के समय बिंदु पर हुई होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों के अंत की अवस्था का जो तीनों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आप छोड़ दें, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक है। यदि हम जैविक विविधता का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण का मतलब ये आप नियंत्रण करेंगे, जनता को घटाना है, तो उपयुक्त सभी इसकी ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है, क्लाइमैक्स। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा कि क्लाइमैक्स जो होती है अंतिम स्टेज होती है किसी भी आपकी बायो में, ठीक है ना। तो वहाँ सीख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो ये तो बता ही देंगे आपको कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, तो जल से भी ज़्यादा विद्युत, मतलब कोयले से बनती है, परंतु अच्छा मतलब जो जल कभी ना ख़त्म होने वाली है ना, तो जल से हम बिजली बना रहे हैं। अब तेल भी ख़त्म हो जाएगा, कोयले भी ख़त्म हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा भी ख़त्म हो सकती है, परंतु अच्छा स्रोत कौन सा है, रेन्यूएबल, ठीक है ना। तो जल विद्युत, वे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून याद रखेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। फिर एक है कि विश्व इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है, तो वातानुकूलन। धारणीय विकास भी आपको पर्यावरण को सुरक्षा देता है। गरीबी कम करने इसका उद्देश्य है। कागज़ की जगह थैलों का प्रयोग, कागज़ के थैलों का प्रयोग करना, क्योंकि कागज़ डिकम्पोज हो सकता है, परंतु वातावरण अनुकूलन नहीं है इसका मोटिव। अब लास्ट हमारे रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे, इनसे कर लेते हैं, अब फिर आपसे विदा लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। कि पर्यावरण, क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। तो बता दिया कि रियो डी जेनेरियो में घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट, याद रखेंगे। 2030 तक लक्ष्य के सभी पानी उपलब्धता और इसकी स्थायी प्रबंधन का लक्ष्य। तो ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उसका 6 का वो था, उपलब्धता थी। आमतौर पर आने वाले समाचार में रियो +27 क्या है, ये एक धारणीय विकास है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे 24, धारणीय विकास पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। या धारणीय विकास 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट, ये मैंने पढ़ाया आपको, 2030 तक इसको कंप्लीट करना है, मतलब लक्ष्य को पाना है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो केवल 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर एक ये है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, पर्यावरण में नियुक्त होने वाले सूक्ष्म कणिकाओं या माइक्रोबीड्स में के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? कि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन खींच लेते हैं और जिससे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो मर जाते हैं। तो ये माइक्रोबीड्स हानिकारक होती हैं पर्यावरण, ठीक है ना। जो वैश्विक पुरस्कार 500 किस में दिया जाता है? पर्यावरण के एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में, ठीक है ना। मानव गति में परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? मानव गतित परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ठीक है ना, आपको याद रखना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था ये? 1997 में, ठीक है ना। चलेगा आगे। लास्ट पर आ चुके हैं बस, कि संयुक्त राष्ट्र सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन निम्न में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो कौन सी है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग या फिर नीति आयोग, ठीक है ना, ये है संस्था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? मानव गतिविधियों, ये था कि नीचे क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को कथन है तथा दूसरे को कथन आर्थ कहा गया है। तो ये बताना है कि गलत है या सही है। कथन 2 रखें कि सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही बात है। तो सतत विकास से पर ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ी को जरूरत पूरी करने की योग्यता पर बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ये भी सही है। तो एक ऑप्शन कौन सा? ए आर दोनों सही है। आर तथा आर एक कथन एक ही सही व्याख्या है, तो ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर ये बताया करें। और कोई भी डाउट हो आपके हमसे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट करके आपको कोई भी डाउट, ठीक है ना। तो चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। आपको हम साइंस की क्लास भी आएगी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको साइंस के, ठीक है ना। प्लस आपको PDF प्रोवाइड करता रहूँगा मैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।